तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सिंगापुर मलेशिया का सूबा हुआ करता था और ये लोग चोरी, 2 नंबरी और बहरी बेड़े लूटकर अपनी जरूरियात पूरी करने के हवाले से मशहूर थे। इन 2 नंबर लोगों का मुतालिबा था कि इन्हें अलहदा हुकूमत दी जाए ताकि इनका पर्दाफाश न हो जाए। मलेशियन पार्लियामेंट ने करारदाद पास की और सिंगापुर को खुशी खुशी अलहदा कर दिया। इसके बाद खुशकिस्मती से इन्हें वजीर आजम की सूरत में ली कुआन यू मिल गया, जिसने अपनी समझबूझ से सिंगापुर का नक्शा बदल कर रख दिया। इसी ली कुआन यू ने मियां नवाज शरीफ को अपने घर मुलाकात के लिए आधे घंटे का वक्त दिया था। एतजाज अहमद चौधरी साहिब साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर भी रह चुके हैं। वो इस दौरे पर मियां साहब के साथ थे। बताते हैं कि मियां साहब ने इससे सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह तरक्की की जानिब गामजन किया जा सकता है। उस वक्त ली कुआन ने 2 टोक जवाब दिया कि गवर्नमेंट के मामलात में फाइनेंस का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये कहकर उन्होंने अपने जॉगर्स के तस्मे बांधे और ये कहते हुए निकल गए कि मेरी वॉक का वक्त है। मियां साहब जो उसका जवाब समझ ना पाए थे, अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगे कि वो आखिर क्या कहकर गया है, जिस पर सेक्रेटरी ने बताया कि वो खुले और साफ अल्फाज में बताकर गया है कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट गवर्नमेंट में फाइनेंस यानी पैसे का अमल दखल है। अगर ली कुआन यू की छोटी सी इस बात को पल्ले बांध लिया जाए तो हमारे बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। जब कोई इंसान ब्यूरोक्रेसी में दाखिल हो और उस वक्त उसके पास 10 मरले का एक घर हो तो रिटायर होते वक्त भी उसके पास 10 मरले जायदाद ही होनी चाहिए। बस इस अमल को यकीनी बना लिया जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। रियाज फतियाना को नई वजारत मिली तो वो करीबन 20 ब्यूरोक्रेट्स के साथ खाने पर पीसी होटल में पाए गए। मेरे साथ मौजूद एक दोस्त ने कहा कि देखो, ये ब्यूरोक्रेट्स को खाना इसलिए खिला रहा है ताकि इनसे अपने काम निकलवा सके। मैंने हैरानगी से कहा कि वजीर को ब्यूरोक्रेट्स की क्या जरूरत है, जिस पर उस दोस्त ने कहकहा लगाते हुए कहा कि अगर ये इन ब्यूरोक्रेट से अच्छे रवाबित नहीं रखेगा तो इसकी फाइलें कई माह दफातर में पड़ी रहेंगी और उन पर काम शुरू नहीं होगा। इसलिए ये सब काम निकलवाने के लिए जरूरी है। ये हमारा निजाम है जो हमारी तबाही की वजह है। मेरा चूंकि ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के साथ शुरू से उठना बैठना रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, सो 1996 का एक वाकया याद आ रहा है। कामरान लशारी डीसी लाहौर थे और वट्टू साहब नए वजीर आला बने थे। डीसी से जूनियर एक अफसर जो हद से ज्यादा ईमानदार हैं से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने निहायत अफसुर्दगी के आलम में बताया कि हमने रंगे हाथों 3 डाकुओं को गिरफ्तार किया था। वट्टू साहब का फोन आ गया कि उनमें से एक को छोड़ दिया जाए। फोन किसको आया होगा इससे हम बखूबी आगाह हैं। खैर, उस अफसर का कहना था जब मुद्दा गायब ही करना था और हम मजबूर थे तो हमने तीनों को ही छोड़ दिया। यही मुदाखलत पाकिस्तान के तरक्की न कर पाने की बड़ी वजह है। रंगे हाथों गिरफ्तारी से मुश्ताक रईसानी डिप्टी सेक्रेटरी खजाना के घर छापे में पानी की टैंकियों और गाड़ियों की सीटों समेत हर खुफिया जगह से पैसों के अंबार की कहानी याद आई। जब इबरत का निशान बना देने की बजाय विक्ट्री के निशान के साथ फूलों के हार पहनाए रिहाई मुमकिन हुई। हमारे हुक्मरानों को क्यों एहसास नहीं होता कि वो एक कौम की बेहतरी की सूरत में एहसान करके हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रह सकते हैं। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि उनको रात को नींद किस तरह आती है। क्या उन्हें मौत याद नहीं आती? उन्हें अपने आमाल व अफआल से डर नहीं लगता? जनरल फैज हमीद जब फौज में आए तो उनके वालिद का गाँव में एक 10 मरले का घर था और वो भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर मुश्तमिल था। लेकिन जब जनरल फैज हमीद रिटायर हुए तो उनका मुरब्बों पर फैला हुआ फार्म हाउस कहां से आया कोई नहीं जानता। अमूमी ख्याल पाया जाता है कि एक SHO की माहाना तनख्वाह 1.5 से 2 लाख के दरमियान होती है। एक मरतबा एक हाउसिंग सोसाइटी जिसकी हुदूद में थाना था, उसके हुकाम ने मुझसे पूछा, आप क्या समझते हैं कि हम इस इलाके के SHO को माहाना क्या मुआवजा देते हैं? मैंने जवाब दिया, जाहिर है क्या 2 लाख, जिस पर उन्होंने कहकहा लगाया और कहा, हम SHO को माहाना 2 मिलियन देते हैं। ये मेरे इल्म में इजाफा था कि किस तरह SHO माहाना करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। इस हवाले से मजीद अगली किसी नशिस्त में लिखूंगा। खैर, बताना ये मकसूद है कि SHOs और DCOs तो दूर, उनके स्टाफ अफसरान की जायदादें चेक कर लें तो अक्ल दंग रह जाएगी। यहाँ चेयरमैन, MPA, MNA, हुकूमती ओहदेदार, ब्यूरोक्रेट्स किस का जिक्र करें, हर कोई चोर है। किसी का मकरूह चेहरा सामने आ जाता है और किसी का कभी भी नहीं आ पाता। मैं कामों का रहने वाला हूँ। वहाँ वकील खां नामी MPA रह चुके हैं। अल्लाह गरीब की रहमत करे। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वकील खां उनके घरों में साइकिल पर दूध सप्लाई किया करता था। बाद अज़ां उसने सियासत में कदम रखा, गुंडागर्दी के जरिए इलाके में दबदबा बना लिया, 3 मरले के घर से खरबों के महल बना लिए। आज उसके बेटे भी MPA हैं और उनका UK में 5 स्टार होटल है। ये फकत एक मिसाल है। यहाँ वजारतों के सौदे होते हैं। यही हर MPA, हर ब्यूरोक्रेट, SHO, कमिश्नर की कहानी है। कोई ऐसा शोबा नहीं जहाँ ईमानदारी से निजाम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेट्स जब इकट्ठे बैठते हैं तो मानी खेज मुकाबलेबाजियां चलती हैं कि मेरा नेटवर्क तो अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत पैसा बचता है, तुम
نے غلط شعبہ پکڑ لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس کا مقام ہے کہ اگر ایک انسان سائیکل پر آتا ہے اور ہوائی جہاز پر واپس جاتا ہے تو اس کا احتساب کرنے والا آخر کوئی کیوں نہیں؟ جناب پرائم منسٹر اور آرمی چیف صاحب، آپ سے میرا فوری مطالبہ ہے کہ بیوروکریسی کے لیے ایمنسٹی اسکیم لائی جائے۔ اس اسکیم کے مطابق بیوروکریٹس کو یہ آفر دی جائے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت کا 50% رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن 50% عوام کا پیسہ واپس کر دیں، ورنہ ان کی پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی اور سخت سے سخت سزا بھی دی جائے گی۔